अज़ीज़ तलबा आज हम गाज़ लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। इससे पहले हम गाज़ लॉ पढ़ चुके हैं, जिसके मुताबिक जो फ्लक्स है वो 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस होता है। एप्लीकेशंस ऑफ गाज़ लॉ। ये याद रखें कि गाज़ लॉ को अप्लाई किया जाता है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए गाज़ लॉ को अप्लाई किया जाता है। फ्लक्स मालूम करने के लिए हम इसे अप्लाई नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए गाज़ लॉ को अप्लाई किया जाता है। अब गाज़ लॉ जब अप्लाई किया जाता है तो तीन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले नंबर पे गाजियन सरफेस इज ड्रॉन, यानी गाजियन सरफेस ड्रा करते हैं। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी हो उस जगह पर गाजियन सरफेस ड्रा की जाती है। ये एक इमेजिनरी सरफेस होती है और ये क्लोज्ड फॉर्म में होती है। नंबर 2, चार्ज इज कैलकुलेटेड इनसाइड इट। इस गाजियन सरफेस के अंदर चार्ज को मेजर किया जाता है। नंबर 3, गाज़ लॉ इज़ अप्लाइड। इसके बाद गाज़ लॉ अप्लाई किया जाता है और फिर हम ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब देखते हैं कि हम इसे कैसे अप्लाई करते हैं। गाज़ लॉ की तीन एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशन है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए हालो चार्ज स्फीयर इनसाइड इट। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ हालो चार्ज स्फीयर। एक हालो चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करें। दूसरी एप्लीकेशन इसकी है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस। और एक तीसरी एप्लीकेशन है इसकी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो पहले हम इसकी पहली एप्लीकेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए हालो चार्ज स्फीयर की पहली एप्लीकेशन इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए हालो चार्ज स्फीयर। कोई चार्ज स्फीयर है, हालो है, अंदर से खोखला है, तो उसके अंदर उसके इनसाइड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। अब देखें कि हमारे पास एक ये चार्ज स्फीयर है, हालो चार्ज स्फीयर, ये जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, यानी पॉजिटिव चार्जेस इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। हमने क्या करना है कि जहाँ पर कोई पॉइंट P है, इस जगह पर इसके अंदर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करते हैं। यानी कि इनसाइड है हालो चार्ज स्फीयर, इसके अंदर कोई पॉइंट है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करते हैं। तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया था क्या करना है कि उस पॉइंट पर आपने इमेजिनरी गाजियन सरफेस ड्रा करनी है। तो यहाँ पर हम गाजियन सरफेस, ये रेड कलर की जो है, ये हम ड्रा कर लेते हैं इनसाइड द हालो चार्ज स्फीयर। उसके अंदर P पॉइंट से गुज़रती हुई एक गाजियन सरफेस ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, इसका रेडियस जो है ये R' है, जबकि बड़ा स्फीयर जो हमारे पास पहले से मौजूद है उसका रेडियस R है। ठीक है, R' कम रेडियस का सर्कल है ये अंदर वाला, और बाहर वाला बड़े रेडियस का सर्कल है, स्फीयर है। तो हम यानी लिख सकते हैं R' इज़ लेस देन R, कि R' जो है वो लेस देन R है, R से कम है। तो हमने इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए अब क्या स्टेप लेना है आपने कि आपने यहाँ पर गाज़ लॉ अप्लाई करना है। गाज़ लॉ P पॉइंट पर अप्लाई करें, यानी कि हम फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे।
तो बाय अप्लाइंग गाउसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट पी पॉइंट पर जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि 1/ε0 टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज मौजूद है। अब आप देखें कि ये जो सरफेस है, अंदर वाला दायरा है जो रेड कलर का, इसके अंदर कितना चार्ज है। मुझे तो यहाँ पे कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा। यह जितना भी चार्ज है वो बाहर वाले सफ़ेयर पर और उसकी बाहर वाली सरफेस पर मौजूद है, लेकिन इसके अंदर किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं है। चार्ज यहाँ पर ज़ीरो है, यानी कि Q की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है। लिहाजा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जहाँ पर, ये ज़ीरो के बराबर आ जाए, क्योंकि चार्ज ज़ीरो है। 1/ε0 इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, इसी आप इक्वेशन 1 कह दें। ठीक है, अब आप फ्लक्स का फार्मूला अप्लाई करें। फ्लक्स का फार्मूला जो है फाई इज इक्वल टू, वो होता है ई डॉट ए। क्या होता है, ई डॉट ए, फ्लक्स का फार्मूला। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब 1 और 2 को कंपेयर करें। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ई डॉट ए इज इक्वल टू 0, कि ये भी फ्लक्स है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में भी फ्लक्स है। तो जो लेफ्ट साइड है वो फ्लक्स के बराबर है, और राइट साइड देखें ई डॉट ए इज इक्वल टू 0, ई डॉट ए इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। अब इसमें देखें कि ई और ए का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर हो रहा है, 0 के बराबर है। इसमें देखें हम कह सकते हैं कि ई 0 है इसमें, या ए 0 है। ठीक है, दोनों में से कोई एक 0 है या दोनों 0 हैं। क्या कभी एरिया 0 हो सकता है? एरिया तो 0 नहीं हो सकता। यानी कि जहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास सफ़ेयर मौजूद है या अंदरूनी सफ़ेयर है, इसका एरिया तो है। एरिया कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी हम लिख सकते हैं ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो ई इज़ इक्वल टू 0। एरिया 0 नहीं है, बल्कि ई 0 के बराबर है। यानी कि यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए हॉलो चार्ज स्फीयर इज इक्वल टू 0। इस चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 0 के बराबर है, किसी भी किस्म का, क्योंकि इसके अंदर चार्ज नहीं है, लिहाजा ई की वैल्यू 0 है। तो जब भी हम बात करेंगे हॉलो चार्ज स्फीयर की कि उसके ऊपर चार्ज मौजूद है, तो अंदर उसमें किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता। अब इस खसूसियत को मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस जो होती हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसे हम शील्डिंग प्रोसेस कहते हैं। यानी बहुत से ऐसे क्या कह सकते हैं एलिमेंट्स होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, जिनको बैरूनी असर से महफूज रखने के लिए उन्हें शील्डेड किया जाता है। यानी कि एक कंडक्टर का बॉक्स बना दिया जाए तो उस बॉक्स के अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, यानी कि बैरूनी इलेक्ट्रिसिटी का उस पर कोई असर नहीं होता। यानी कि बाहर से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो उन चीज़ों पर असरअंदाज नहीं होते। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके अंदर इस तरह के बॉक्स वगैरह यानी कंडक्टिंग मटेरियल का बॉक्स बना दिया जाता है और उसके अंदर बाकी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, तो बाहर से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो इस पर असरअंदाज नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें महफूज रह जाती हैं। तो इस प्रोसेस को शील्डिंग प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है गाउस लॉ की कि एक हॉलो चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस। हमारे पास कोई इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। तो हम जहाँ पर एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस लेते हैं, तो इस तरह की एक शीट ले लेते हैं। अब ये देखें शीट इन्फिनिट तो नहीं है, ये तो फाइनाइट है,
ये इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस का एक छोटा सा हिस्सा हम ले लेते हैं और इस पर कंसीडर करते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड किए गए हैं। इस इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस पर किस तरह के चार्जेस मौजूद हैं? पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। तो हम इसके करीब जहाँ पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं। क्योंकि गाउस लॉ की एप्लीकेशन है, दूसरी एप्लीकेशन है गाउस लॉ की। तो गाउस लॉ की एप्लीकेशन के लिए हम इस इन्फिनिट शीट का इस्तेमाल करते हैं। इन्फिनिट शीट के करीब कोई पॉइंट P है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो कौन सा है कि हम यहाँ पर एक गाउसियन सरफेस ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर जो गाउसियन सरफेस हम ड्रा करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर है, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ये इस तरह का एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये P पॉइंट से गुजर रहा है, जहाँ पर हमने P पॉइंट लिया था उसमें से गुजरती हुई ये गाउसियन सरफेस है। ये देखें, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें हम एक सिलेंडर सा बना लेते हैं, यानी कि ये सिलेंडर ही समझ लें। ठीक है, ये सिलेंडर है जो इस शीट में से गुजर रहा है और यहाँ पर जो P पॉइंट है उस P पॉइंट पर वाक़े है और इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर एक गाउसियन सरफेस हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, अब ये जो सिलेंडर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें देखें ये वाली जो सरफेस है इसकी ये कार्व्ड है, ये वाली सरफेस, ये सारी सरफेस कार्व्ड है। इसका एक फेस ये वाला है, दूसरा फेस इस साइड पर है, यानी कि ये एक फेस है, हम इसे S1 कह देते हैं। ठीक है, और एक फेस ये वाला है बैक साइड पर, इसे S2, यानी कि एक ये वाला फेस है और दूसरा ये वाला फेस है। ये फेस S1 कह देते हैं और दूसरे साइड पर जो फेस है ये वाला इसे S2 कह देते हैं। और जो ये कार्व्ड सरफेस है, ये सारी सिलेंडर की कार्व्ड सरफेस ये वाली है, ये वाली कार्व्ड सरफेस है और इसे हम S3 कह देते हैं, S3 कह देते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम इन तीन सरफेस की वजह से निकालेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 यहाँ पर निकालेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ2 यहाँ पर निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ3 इस कार्व्ड सरफेस के लिए वो निकालेंगे। अब देखें कि शीट में जो चार्जेस हैं कौन से हैं, वो पॉजिटिव हैं। अब पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं, रेडियली आउटवर्ड होती हैं। ये शीट रखी हुई है, ये यूँ समझें कि इस तरह शीट रखी हुई है हमने। ठीक है, और उसमें से ये सिलेंडर गुजर रहा है। ठीक है, उसमें से ये सिलेंडर गुजर रहा है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ होगा, इधर, और इस साइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस साइड पर होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं जहाँ पे ड्रा करता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये वाली। ठीक है, इस साइड पर ऐसे होंगी। ठीक है, और दूसरी साइड पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में होंगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी और इसकी बैक साइड पर भी जाएंगी। तो सिलेंडर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये वाली डायरेक्शन होगी। आप देखें, इस फेस का जो एरिया है वो इस तरफ है, इस फेस का जो एरिया है वो दूसरी साइड पर है। ये देखें, उसी सिलेंडर को कंसीडर करते हैं कि ये वाला जो एरिया है, जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन बनेगी वो इस साइड पर बनेगी। ठीक है, और इस साइड पर जो एरिया है इस सिलेंडर का, तो इस फेस पर इस साइड को इसकी डायरेक्शन बनेगी। और ये जो एरिया है कार्व्ड, यहाँ पर जो डायरेक्शन है ऊपर हम लेंगे तो इस तरफ आएगी, बाहर की तरफ। अगर नीचे लेंगे तो इधर जाएगी ये डायरेक्शन। जहाँ पर एरिया कंसीडर करेंगे तो इस तरफ को होगी, और इस साइड पर जब एरिया लेंगे तो इस साइड पर होगी। यानी कि इस कार्व्ड सरफेस पर हर जगह पर एरिया की डायरेक्शन इस सरफेस के नॉर्मल की तरफ होगी, या 90 डिग्री के एंगल पर होगी। ठीक है, इधर लेंगे तो 90 डिग्री एंगल इधर बन रहा है, जहाँ पर लेंगे तो 90 डिग्री का इधर बन रहा है, जहाँ पर लेंगे तो 90 डिग्री एंगल इधर बन रहा है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो इस तरह है, इस सिलेंडर के अंदर बाहर की तरफ ऐसे है और बैक साइड पर फिर ऐसे है। यानी कि वो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका जो एरिया है वो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है। यानी कि हर जगह पर इस कार्व्ड सरफेस का जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऊपर की तरफ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वो नीचे की तरफ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया इस साइड पर। जबकि ये फेस
और ये फेस जो है, ये दोनों वाले फेस, जहाँ पर जो एरिया है वो बाहर की तरफ है, इधर बाहर की तरफ है एरिया, ठीक है, इधर भी एरिया बाहर की तरफ है, यानी कि जहाँ पर एरिया की डायरेक्शन वही है जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, इधर भी एरिया की डायरेक्शन वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये एरिया की डायरेक्शन है, इधर A1 एरिया कह दें ए है, और इधर जो एरिया की डायरेक्शन है वो ये वाली है, ठीक है। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, इधर भी एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर जो है ये एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया, तो यहाँ पर ये इनका एंगल 90 डिग्री का बनता है। जहाँ पर जो थीटा बनेगा वो 0 डिग्री होगा, इधर भी जो थीटा बनेगा वो 0 डिग्री होगा। बात समझ आ गई है? अगर इस बात यहाँ तक समझ आ गया है तो आगे कोई मसला भी नहीं है। तो पहले फ्लक्स हम निकालते हैं S1 की वजह से जो फ्लक्स है उसे φ1 कहते हैं। φ1 इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये बनेगा ई ए कास थीटा और ये बनेगा ई ए कास 0 डिग्री और ये आ जाएगा ई ए, ठीक है, इक्वेशन 1। इसी तरह φ2 निकालें। φ2 है जहाँ पर जो φ2 है वो भी ई ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है, ई डॉट ए, ई ए कास थीटा आएगा, और थीटा जो है ना जहाँ पर भी 0 डिग्री है, कास 0 1 होता है, लिहाजा वो भी ई ए के बराबर आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2, जिनके पहले फेस पर S1 पर φ1 ई ए के बराबर है और यहाँ पर भी फ्लक्स ई ए के बराबर है, जबकि φ3 जहाँ पर स्कार्ड सरफेस के लिए जो हम फ्लक्स निकालते हैं वो 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि जहाँ पर एरिया इस डायरेक्शन में होगा, दूसरी साइड पर एरिया इस डायरेक्शन में, नीचे एरिया नीचे की तरफ, ऊपर एरिया ऊपर की तरफ, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। φ3 इज इक्वल टू ई ए कास 90 लिख दें, और कास 90 कितना होता है? 0 होता है, लिहाजा ये फ्लक्स 0 आ जाएगा। अब टोटल फ्लक्स जो φ है वो किस चीज़ के बराबर होगा? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, और ये बराबर होगा ई ए प्लस 0 या 2EA। ये फ्लक्स आ जाएगा टोटल फ्लक्स। किसकी वजह से? ये जो सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस हमने ड्रा की है, जहाँ पर पहले फेस पर, दूसरे फेस पर, तीसरे फेस पर जो टोटल फ्लक्स होगा वो 2EA के बराबर है। इसे आप कोई नंबर दे दें, इस इक्वेशन को हम नंबर 1 कह देते हैं। आप यहाँ पर गाउसियन लॉ अप्लाई कर देते हैं। गाउसियन लॉ अप्लाई करने के बाद हमें जो इक्वेशन हासिल होगी, इक्वेशन नंबर 1 से उसे कंपेयर करेंगे। ये था टोटल फ्लक्स, ठीक है। अब गाउसियन लॉ अप्लाई करें। गाउसियन लॉ अप्लाई करने से फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। क्यू क्या है? चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है। अब देखें, हमें मालूम नहीं है इसमें कितना चार्ज है, तो हम इसमें एक चार्ज का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला, ठीक है। इफ़ सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इफ़, ये लफ्ज़ जो लिखा है मैंने ये सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा। इफ सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन अब हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ये फार्मूला है कि सिग्मा क्या है? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। जहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगी? Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। अब ये Q की वैल्यू इस इक्वेशन में दर्ज कर दें, इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा ए। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बनेगी, ठीक है।
अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें। थोड़ी सी जहाँ पे जगह बनाते हैं। ये सिग्मा याद रखेंगे। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसके यूनिट क्या बनेंगे? चार्ज पर यूनिट एरिया के, सिग्मा के। चार्ज का यूनिट कूलम और एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये सिग्मा के यूनिट बनेंगे। ये भी आप याद रखेंगे। अब क्या करें? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप कंपेयर करें और फिर रिजल्ट निकाल लें। तो ये भी लेफ्ट साइड दोनों की फ्लक्स के बराबर है, लिहाजा राइट साइड भी बराबर होगी। हम लिख सकते हैं 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडर बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये साइड बराबर है इस साइड के। अब देखिए, हमने ई की वैल्यू निकालनी है। ई इज इक्वल टू सिग्मा ए। अब ए दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ये ए है ये भी ए, कैंसिल हो गया। तो ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस। ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, मैग्नीट्यूड है। वेक्टर फॉर्म में हम इसे लिखेंगे ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आर हैट। ठीक है, आर हैट का इजाफा कर दें तो ये वेक्टर फॉर्म इसकी आ जाएगी। तो ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म है। तो हॉलो चार्ज स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने उसके अंदर निकाली है वो ज़ीरो निकली है, जबकि इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस कोई मौजूद है हमारे पास, तो उसमें ई की वैल्यू है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव है। अगर ये शीट ऑफ चार्जेस नेगेटिवली चार्ज होती, यानी जहाँ पर ये नेगेटिव चार्जेस होते, तो हम ई की वैल्यू माइनस में लेते, यानी कि ई इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये नेगेटिव चार्जेस की वजह से, ठीक है, जब चार्जेस नेगेटिव होंगे तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, चार्जेस पॉजिटिव हैं तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे मैग्नीट्यूड, और ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे डायरेक्शन के तौर पर, ये यानी वेक्टर फॉर्म इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो आज हमने 2 एप्लीकेशंस की हैं इसकी गाज़िला की। एक एप्लीकेशन इसकी बाकी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। आज हमने ये लेक्चर पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। ये 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसके दरमियान ये पी पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम एक गाजियन सरफेस ड्रा करेंगे जो पी पॉइंट से गुजरेगी। अब देखें, ये ऊपर वाली प्लेट है, ठीक है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये नीचे वाली प्लेट है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों अपोजिटली चार्ज हैं। ये ब्लू कलर की लाइनें जो लगी हुई हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ज़ाहिर कर रही हैं, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट से गुजरती हुई हम एक गाजियन सरफेस इस तरह ड्रा करते हैं एक रेक्टेंगल की सूरत में। इस रेक्टेंगल का, इस सरफेस का एक हिस्सा ऊपर वाले कंडक्टर के अंदर है जहाँ पर किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं है, और बाकी ये हिस्सा पी पॉइंट से गुजर है दोनों प्लेट्स के दरमियान में। ये इसकी 2 साइडें हैं। अब देखें, ये जो 2 साइडें हैं इनका जो एरिया है वो बाहर की तरफ है। इसका एरिया इस साइड पर है, इस साइड पर जो एरिया है वो इस साइड पर है। ऊपर एरिया की डायरेक्शन ऊपर है और यहाँ पर नीचे एरिया की डायरेक्शन नीचे है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो एरिया की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में है वो सिर्फ ये वाली साइड है, ये वाली साइड जहाँ पर एरिया की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और बाकी हर साइड पर जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है एरिया, ठीक है, साइडों पर, और जहाँ पर 180 डिग्री का एरिया बनाता है। अब जो फ्लक्स है, फ्लक्स हम 4 जगहों पर निकालेंगे। ऊपर वाली साइड में निकालेंगे φ1, ठीक है, नीचे वाली साइड पर निकालेंगे φ2, और ये φ3 है इस साइड पर, और इस साइड पर φ4 है। अब देखें, ये φ3 और φ4 ये तो 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पर एंगल 90 डिग्री का है ए और ई के दरमियान। तो यहाँ पर एरिया 0 डिग्री है, इस साइड पर फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जहाँ पर
इस प्लेट के अंदर किसी किस्म का चार्ज ही मौजूद नहीं है। जब चार्ज मौजूद नहीं है तो जहाँ पर फ्लक्स वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा। तो सिर्फ ये वाली साइड है जहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू होगी फेस नंबर 4 पर। तो ये जो दोनों प्लेटें हैं इनकी इनर साइड पर चार्ज मौजूद है, ठीक है। इनर साइड पर एक इसकी इनर साइड पर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इनर साइड पर नेगेटिव चार्ज है। कंडक्टर के अंदर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता। तो जहाँ पर हम देखेंगे जो phi 1 है, यानी कि ऊपर भी डायरेक्शन जो है वहाँ पर फ्लक्स ज़ीरो है क्योंकि वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। phi 3 phi 4 के बराबर है, वो ज़ीरो है क्योंकि जहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। और इसी तरह phi 2 जो है वो E डॉट ए है, E डॉट EA cos थीटा, जब ये बराबर है EA cos 0 डिग्री, यानी कि इस साइड पर जो है जहाँ पर E और A के दरमियान एंगल 0 डिग्री है, ये वाली साइड जो है एरिया की, तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा और वो EA के बराबर है। ये आपके सामने मैक्सिमम फ्लक्स EA के बराबर। अब ये टोटल फ्लक्स हम निकालेंगे। टोटल फ्लक्स है phi = phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3 प्लस phi 4। तो सारे फ्लक्स से ज़ीरो हैं, सिर्फ एक साइड पर EA है, तो टोटल फ्लक्स EA के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये टोटल फ्लक्स EA के बराबर है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पर गासेस लॉ आप लोग अप्लाई कर दें। गासेस लॉ अप्लाई जब करेंगे तो उसके मुताबिक जो फ्लक्स की वैल्यू है 1/ε0 इंटू चार्ज है, ठीक है। अब ये चार्ज मालूम करने के लिए कि इस जगह पर कि कितना चार्ज मौजूद है, इस जगह पर चार्ज मालूम करने के लिए हम सिग्मा वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि इफ़ सिग्मा इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी देन सिग्मा इज़ इक्वल टू क्यू ओवर है। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन पहले भी आप लोगों को बताई है। सिग्मा इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। जहाँ से क्यू की वैल्यू निकालें तो एरिया दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सिग्मा ए आ जाएगा। तो अब इस इक्वेशन में phi = 1/ε0 इंटू क्यू की जगह हम ये सिग्मा ए पुट कर देंगे, तो ये चार्ज की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा A/ε0 और ये फ्लक्स की वैल्यू है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 1 भी फ्लक्स है, 2 भी फ्लक्स है, इनको कंपेयर करें तो ये EA बराबर होगा सिग्मा A डिवाइडेड बाय ε0, ठीक है। EA = सिग्मा A/ε0। जहाँ से E की वैल्यू निकालें, एरिया दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा/ε0 आ जाएगा। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड है वेक्टर फॉर्म में, E = सिग्मा/ε0 इंटू r हैट। तो ये हमारा रिज़ल्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान में वो सिग्मा/ε0 के बराबर है। अब जहाँ पर देखें कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या है और यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा का यूनिट क्या है, ये जहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये याद कर लेने हैं। यहाँ पर एक हमने एक्टिविटी की है कि हमारे पास अगर इस तरह का एक क्यूब है तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे। ये क्यूब किस तरह है कि जहाँ पर x एक्सेस और y एक्सेस और z एक्सेस है। ये x एक्सेस है इस साइड पर, ठीक है। ऊपर जो है वो y एक्सेस है और नीचे जो है वो z एक्सेस है इस साइड पर। तो यहाँ पर हमने एक क्यूब सा बनाया है कि ये पहले मैंने ये साइड बनाई है, ठीक है, ये वाली ऐसे, और ये x एक्सेस के ऊपर लाइन है, ऊपर इधर y एक्सेस पर लाइन है। उसके बाद ये सामने वाला फेस बनाया है, ठीक है, और इनके कोनों को मिला दिया है ऐसे। तो ये एक क्यूब बन गया है जिसकी 6 साइडें बनती हैं। एक ये वाली साइड है, ठीक, अपोजिट एक्स एक्सिस तरफ है। एक ये वाली साइड है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ है, और एक ऊपर वाली साइड है, एक नीचे वाली साइड है, और एक जो है इसका ये फ्रंट है और एक बैक है, ठीक है। 6 साइडें ये इस तरह इसकी बन रही हैं। अब इसकी जो हर साइड की जो लेंथ है वो स्मॉल a के बराबर है, यानी कि ये साइड a के बराबर है, ये साइड a के बराबर है, इसकी जो हाइट है वो भी a के बराबर है। तो अब देखें कि हम वेक्टर एरिया देखेंगे, तमाम साइडों के वेक्टर एरिया। ऊपर वाले के वेक्टर एरिया ऊपर की तरफ है, नीचे वाली साइड का वेक्टर एरिया नीचे की तरफ है, और जो लेफ़्ट साइड पर है उसका नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है वेक्टर एरिया, और जो राइट साइड पर है उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एरिया की डायरेक्शन है। और ये जो फ्रंट साइड और जो बैक साइड है इसका एरिया हमारी तरफ है और फिर हमारे
अपोजिट है दूसरी साइड को। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये वाली डायरेक्शन है एक्स एक्सेस के अलांग। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं जो एक्स एक्सेस के अलांग हैं, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ई नॉट के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट के बराबर है, एक्स आई लिखा हुआ है साथ वेक्टर फॉर्म में, यानी एक्स डायरेक्शन में है ये। ई नॉट एक्चुअली इसकी मैग्नीट्यूड है। तो हम इसके 6 फेसेस बनते हैं, एक जे फेस है, दूसरा जे है, तीसरा जे ऊपर वाला है, चौथा नीचे वाला, पाँचवा और छठा ये आमने सामने वाले जो हैं, यानी कि फ्रंट साइड और बैक साइड। ठीक है, इन तमाम में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब ये जो हमारे सामने है एक साइड और बिल्कुल बैक साइड पर है, जहाँ इलेक्ट्रिक जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह है, इस साइड को, ये इस साइड को यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और जो एरिया है वो इस तरह सामने की तरफ है, हमारी तरफ है, यानी कि ऊपर की तरफ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर एंगल 90 का बनता है। इसी तरह जो बैक साइड है इसकी, वहाँ पर भी एरिया और ई के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, और फेस ये 3 है, फेस 4 है, जहाँ पर भी एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और एरिया नीचे की तरफ है। ऊपर देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और एरिया ऊपर की तरफ है, तो दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का बनता है। लिहाजा जहाँ जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। तो φ1 जो है इस साइड पर है पॉजिटिव एक्सेस से अलांग, तो जहाँ पर फ्लक्स होगा ई डॉट ए, ई ए कास थीटा, जहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, तो ई की वैल्यू दर्ज करें ई नॉट, ए की वैल्यू दर्ज करें तो ए स्क्वायर होगा, यानी एक साइड मल्टीप्लाइड बाई दूसरी साइड ए स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ पर फ्लक्स φ1 की वैल्यू आ रही है ई नॉट ए स्क्वायर। इसी तरह ये जो फेस 2 है ये अलांग अपोजिट एक्स एक्सेस है, यानी नेगेटिव एक्स एक्सेस की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है इस साइड को, और एरिया की डायरेक्शन इस साइड को है, तो जहाँ पर एंगल 180 डिग्री बन रहा है, यानी जो φ2 बनेगा ई डॉट ए वो थीटा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री काज -1 होती है, तो ये ई नॉट ए स्क्वायर आ जाएगा, ये φ2। और बाकी जितने फ्लक्सेस हैं वो 90 डिग्री का एंगल होने की वजह से वो सारे 0 हो जाएंगे। फेस 3 पर, यानी कि ये फेस 3 है ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला मैंने लिखा है, और फेस 4 ये नीचे वाला है, जहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री का है। फेस 5 और फेस 6, फेस 5 सामने की तरफ है हमारी तरफ, और फेस 6 जो है हमसे अपोजिट साइड पर है, तो वहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, ये 5 और 6 में भी, वहाँ पर भी फ्लक्स 0 है। अब जो टोटल फ्लक्स होगा φ = φ1 + φ2 + φ3 + φ4 + φ5 + φ6, सारे के सारे 0 हैं, सिर्फ 2 हैं, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलांग, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलांग, लेकिन ये भी मैग्नीट्यूड में बराबर हैं लेकिन अपोजिट हैं, ये भी कैंसल आउट हो जाएंगे, तो टोटल फ्लक्स 0 आ जाएगा। इस तरह फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस = 0, जहाँ पर जो क्लोज सरफेस बन रही है वहाँ फ्लक्स 0 है। एक और भी असाइनमेंट या एक्टिविटी समझ लें कि जहाँ पर हमने एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, ये सिलेंडर के 2 फेस हैं, एक इधर है नेगेटिव एक्सेस की तरफ, एक पॉजिटिव एक्सेस की तरफ है, और बाकी सिलेंडर की जो कार्व्ड सरफेस है, कार्व्ड सरफेस का जो एरिया होगा वो ई के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, कार्व्ड सरफेस यानी कि नीचे की तरफ नीचे होगा एरिया, ऊपर की तरफ ऊपर होगा, हमारी तरफ जो है सामने पर हमारे सामने होगा, और इसकी सिलेंडर की बैक साइड पर दूसरी साइड को एरिया की डायरेक्शन होगी, लिहाजा जहाँ पर ई और ए के दरमियान एंगल 90 होगा। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो इस 1 साइड और इस 2 साइड की वजह से होगा, 1 साइड पर पॉजिटिव होगा, 2 साइड पर नेगेटिव होगा, क्योंकि अपोजिट है, तो ये टोटल फ्लक्स जहाँ पर भी कैंसल आउट हो जाएगा, और जो टोटल फ्लक्स की मैग्नीट्यूड आएगी वो 0 के बराबर ही होगी। ये देखें कि इसमें भी फ्लक्स φ1 जो है वो 0 डिग्री के एंगल पर है, तो ई आ जाएगा, φ2 अपोजिट साइड पर है ये वाला, तो ये 90 डिग्री होगा, जहाँ पे 180 डिग्री -1, तो ये -EA होगा। बाकी जो φ3 है कार्व्ड सरफेस, उसका फ्लक्स 90 डिग्री एंगल होने की वजह से 0 हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स जहाँ पर भी EA -EA + 0, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, और इस तरह टोटल फ्लक्स 0 आ जाएगा। तो इस तरह की क्लोज सरफेस जो भी होगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो
ज़ीरो होगा।